अब किसी भी बाइक पे डिसकंटिन्यू का टैग लग जाता है ना, क्या स्पीड 400 का रीसेल वैल्यू गिर जाएगा। अब 350 सीसी अगर आपको लॉन्च करना ही था तो स्पीड 400 ले, क्लासिक 350 ले, CB 350 ले, CB 350 RS ले, गरिल्ला 450 ले, या फिर हार्ले डेविडसन X440 ले। सो गाइस, ट्रायम्फ 400 सीसी के लाइनअप को डिसकंटिन्यू कर रहा है, ये न्यूज़ आपको मिल गई होगी। एंड 350 सीसी का सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, 6 अप्रैल 2026 को ही लॉन्च होने वाला है। तो क्या आप ट्रायम्फ स्पीड 400 लेना, T4 लेना या फिर स्क्रैम्बलर 400X लेना सेंस बनाता है, या फिर आपको वेट करना चाहिए 350 सीसी का? क्या उसमें कुछ ऐसे अपग्रेड्स होने वाले हैं जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देंगे 350 सीसी के लाइनअप को? सो गाइस, स्पीड 400 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूं और उनके आंसर करने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैंने हिमालय लेने के बाद स्पीड 400 को सेल कर दिया है? तो आपके सामने है, अभी तक सेल नहीं किया है, वैसे के वैसे ही कंडीशन में है, और अभी मैं इस बाइक को रखने वाला हूँ, सिटी में यूज़ करने वाला हूँ, हाईवे राइड्स करने वाला हूँ, तो अभी मैं इसको नहीं बेच रहा हूँ, बेचने का कोई प्लान नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभी हमें स्पीड 400 लेनी चाहिए या फिर 350 सीसी का वेट करना चाहिए? सो गाइस, मेरे हिसाब से आपको 350 सीसी का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 6 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, और हो सकता है कि ट्रायम्फ उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दे। अब देखिए, जब भी कंपनी नई बाइक लॉन्च करती है ना, तो ट्राई करती है कि जो ओल्ड वाली बाइक में जो इश्यूज़ है ना, वो फिक्स करके ही लॉन्च करे। अब हो सकता है कि 350 सीसी के इंजन में ना ये जो शिम नॉइज़ का प्रॉब्लम है वो ट्रायम्फ फिक्स कर दे, उसके बाद लॉन्च करे। अब गाइस देखिए, शिम नॉइज़ का प्रॉब्लम इस बाइक में है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है काफ़ी हद तक अगर आप चेन टेंशनर रिप्लेस करवा लो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर पे हो जाता है। तो क्या पता ट्रायम्फ जो है ना, ये शिम नॉइज़ का इशू जो है ना, ये ऑलरेडी फिक्स करके लॉन्च कर दे। एंड गाइस, इस बाइक में ना जो भी इशूज़ है, जो भी मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताए हुए हैं, जैसे कि ये बाइक ना थोड़ी ज़्यादा ओवरहीट करती है, क्योंकि परफॉर्मेंस इंजन है, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है कि 350 सीसी में हीटिंग भी रिड्यूस हो जाए, और हो सकता है कि और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है ना, वो कंपनी फिक्स करके लॉन्च कर दे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अभी तक तो यही न्यूज़ में आ रहा है कि सिर्फ इंजन ही अपग्रेड होगा, बाकी कुछ अपग्रेड नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप वेट करो, ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। लॉन्च होने के बाद आप दोनों बाइक कंपेयर करो, उसके बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके क्या व्यूज़ हैं 350 सीरीज़ को लेके, और आपके पास कोई न्यूज़ है कि नहीं? तो देखिए, मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है 350 सीसी का। मुझे बस इतना पता है कि 350 सीसी का बस इंजन अपग्रेड होने वाला है, बाकी पूरी बाइक जो है ना, वैसी की वैसी रहने वाली है। तो इतना ही न्यूज़ अभी तक निकल के आया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब गाइस, अगर मेरे व्यूज़ की बात करें ना, तो देखिए, ट्रायम्फ और बजाज की कोलैबोरेशन में ये बाइक लॉन्च हुई थी। एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर दिया था बेसिकली ट्रायम्फ ने। अब देखिए, बजाज जो है ना, ट्रायम्फ से इसलिए कोलैबोरेशन किया था ताकि इस 400 सीसी के सेगमेंट को इसको आगे लेके जा सके और इससे प्रॉफिट कमा सके। बट द थिंग इसकी वही है कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अभी जो है ना, इनको अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अब जो है ना, इनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको 350 सीसी में रिड्यूस कर दो। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आता है कि क्या स्पीड 400 का रीसेल वैल्यू गिर जाएगा जब 350 सीसी लॉन्च होगी? तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि रीसेल वैल्यू डेफिनेटली गिरने वाला है, स्पीड 400 या फिर T4 या फिर स्क्रैम्बलर 400X। क्योंकि बजाज ने क्या किया है, बजाज और ट्रायम्फ ने क्या किया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, अब किसी भी बाइक पे डिसकंटिन्यू का टैग लग जाता है ना, सो डेफिनेटली उसका रीसेल वैल्यू गिरना ऑब्वियस सी बात है। और 350 सीसी लॉन्च होने के बाद आप ये बाइक्स को अगर सेल करने जाओगे मार्केट में, तो डेफिनेटली सामने से यही रिस्पॉन्स आएगा। चाहे आप किसी वेंडर को बेचने जाओ, जो सेकंड हैंड बाइक्स लेते हैं उनको बेचने जाओ, चाहे आप किसी कस्टमर को बेचने जाओ, किसी अपने फ्रेंड को भी बेचने जाओगे, तो सामने से यही रिस्पॉन्स आएगा कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूड आप कहीं पर भी देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, हर जगह यही न्यूज़ है कि बाइक डिसकंटिन्यू हो रही है। तो एक बार डिसकंटिन्यू का टैग लग गया तो डेफिनेटली रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगा। आपको इस बाइक में ना अच्छा खासा डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलेगा। आपको अगर रीसेल की टेंशन है ना, तो डेफिनेटली अभी ये 400 सीसी की बाइक आप मत लीजिए, आप 350 सीसी की बाइक लीजिए। और अगर आपको ये बाइक को कम से कम 5 साल तक रखना है, 10 साल तक रखना है, लंबा टाइम तक चलाने वाले हो ना, और रीसेल के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं कि बजाज और ट्रायम्फ ने 400 सीसी को लेके क्या गलती की है। तो मेरे हिसाब से ना, ये मेरा सजेशन है, पर्सनल ओपिनियन है कि बजाज को क्या करना चाहिए था ताकि इसका रीसेल वैल्यू डाउन नहीं हो और इसका लीगेसी वैसे ही बना रहे। तो क्या करना चाहिए था बजाज और ट्रायम्फ को कि 400 सीसी को ना डिसकंटिन्यू ही करना चाहिए था। डिसकंटिन्यू का टैग जो है ना, वो नहीं लगाना चाहिए था, इसको अपग्रेड कर देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, आप ट्रायम्फ स्पीड 400 में ही कुछ फीचर्स दे करके, जैसे क्विक शिफ्टर वगैरह, राइडिंग मोड्स वगैरह आप दे सकते हो। तो ये सारे कुछ फीचर्स देके ना, आप इसको अपग्रेड करके थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के आप लॉन्च कर सकते थे, जैसे कि आपने NS 400Z में किया था। 8-10 हज़ार आपने बढ़ा दिए थे और आपने क्विक शिफ्टर वगैरह ऐड कर दिया था। टायर्स आपने अच्छे वाले लगा दिए थे, पहले MRF रेव्स के आते थे, बाद में आपने अपोलो अल्फा H1 के लगा दिए थे। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी स्पीड 400 में, स्पीड T4 में, स्क्रैम्बलर 400X में कुछ ना कुछ अपडेट करके आपको इस बाइक को लॉन्च करना चाहिए था। फेसलिफ्ट लॉन्च करना चाहिए था, फेसलिफ्ट के नाम पे, ताकि लोगों के माइंडसेट में ये रहता कि भाई इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, ना कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हुई है।
अब इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि रीसेल वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होता। वो अब 350 सीसी अगर आपको लॉन्च करना ही था तो आप बॉर्नविले 350 लॉन्च कर सकते थे, जो कि थोड़ी-सी और बल्की दिखती। अब देखिए ये बाइक सबको पता है, T4 हो गया, स्पीड 400 हो गया, फिर स्क्रैम्बलर 400X हो गया, काफ़ी ज़्यादा पतली बाइक दिखती है और काफ़ी ज़्यादा बाकी अगर इसके कॉम्पिटिशन के साथ खड़ी की जाए, स्क्रैम्बलर को आप हिमालयन के साथ खड़ी कर लो या फिर स्पीड 400 को आप इसकी राइवल्स के साथ खड़ी कर लो। अब इसके सामने आप CB 350 RS खड़ी कर लो या फिर रॉयल एनफील्ड गरीला खड़ी कर लो। सो आपको अगर 350 सीसी लॉन्च करना ही था तो आप थोड़े से बल्की डिज़ाइन में लॉन्च करते। बॉर्नविले का डिज़ाइन थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा और टैंक वगैरह थोड़ा सा बल्की कर देते, हेडलाइट वगैरह सब कुछ ओवरऑल बल्की कर देते, ताकि कम्पीट कर पाती रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से, मीटियोर 350 से या फिर CB 350 से कम्पीट कर पाती, तो उसी रेंज में आ जाती। तो उसके कॉम्पिटिशन में ना जो लोग प्लान कर रहे हैं CB 350 लेने का एंड क्लासिक 350 लेने का, मीटियोर लेने का, वो लोग सोच सकते थे कि हाँ, हम बॉर्नविले 350 की तरफ भी जा सकते हैं। ये बाइक भी ना काफ़ी ज़्यादा बल्की दिखती है और काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया टक्कर दे रही है बाकी की सारी 350 सीसीज़ को। तो ये एक माइंडसेट रहता है लोगों का, तो ये चीज़ आप कर सकते थे। अभी देखिए, अभी क्या होगा कि यही सेम बाइक्स आप 400 सीसी से 350 सीसी में लॉन्च करोगे, बट डिज़ाइन तो वही रहने वाला है, बाइक वैसी ही रहने वाली है। तो लोग एक बार सोचेंगे 350 सीसी की बाकी जो बाइक्स मैंने बताई, उनकी तरफ जाया जाए या फिर इसकी तरफ जाया जाए। जो लोग जिनको ट्रायम्फ पसंद है, जिनको क्वालिटी वगैरह पसंद है और थोड़ा अगर आपने परफॉर्मेंस वैसा ही निकाल के दे दिया, एक 350 सीसी के इंजन से भी आपने सेम परफॉर्मेंस निकाल के दे दिया, तब तो ठीक है, एक परफॉर्मेंस बाइक बन जाएगी। लेकिन जो लोग CB 350 एंड क्लासिक 350 की तरफ जाना चाहते थे ना, वो लोग बहुत मुश्किल से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम स्पीड 400 ले, क्लासिक 350 ले, CB 350 ले, CB 350 RS ले, गरीला 450 ले या फिर हार्ले डेविडसन X440 ले, और एक परफेक्ट बाइक लेनी है, मतलब ऑलराउंडर बाइक लेनी है। तो अगर आप ऑलराउंडर बाइक ढूंढते हो ना, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर बाइक क्या होती है? जिसको आप सिटी में भी आराम से चला पाओ, आप हाईवे पे भी आराम से चला पाओ, आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के दे, आपको पावर एंड टॉर्क भी आपको सफिशिएंट निकाल के दे, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले एंड आपको आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिले, पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह ईजी हो, तो उसको बोलते हैं एक ऑलराउंडर बाइक। तो अगर वैसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप रॉयल एनफील्ड की तरफ जाओ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड फॉर एग्जांपल मीटियोर 350, क्लासिक 350, ये सब जो बाइक है ना, या फिर गरीला 450, ये सब जो बाइक है ना, आपको पार्ट्स को लेके कोई टेंशन नहीं आएगी कभी। और चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे Tier 2 Tier 3 सिटी में रहते हो, तब भी आपको रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर हर जगह मिल जाएंगे। आप चाहे नॉर्थ में चले जाओ, हिमालयस वगैरह में चले जाओ, लद्दाख वगैरह चले जाओ, वहाँ पे भी आपको रॉयल एनफील्ड के पार्ट मिल जाएंगे और माइलेज आपको वही मिलेगा। क्लासिक एंड मीटियोर में आपको 25 का सिटी में मिलेगा एंड हाईवे पे जाओगे तो 30 से 35 तक का मिलेगा। गरीला में आपको कम मिलने वाला है, सिटी में अराउंड आपको 23 तक का मिलेगा, 23 और 24 का मिलेगा, हाईवे पे जाओगे तो 30 तक का मिलेगा, ठीक है। तो हल्का सा गरीला में आपको कम मिलने वाला है। लेकिन आप टेंशन फ्री बाइक चाहते हो, बाइक लेने के बाद आप चाहते हो कि मुझे पार्ट्स को लेके, सर्विस को लेके कोई टेंशन नहीं रहे, तो आप रॉयल एनफील्ड की तरफ जाओ। होंडा आप तभी लो, होंडा CB 350 RS, CB 350 जो पूरा लाइनअप है, वो आप तभी लो जब आपको स्मूथनेस पसंद है, रिफाइनमेंट पसंद है, सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क आपको उसमें मिल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्की दिखती है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, होंडा की रिलायबिलिटी भी अच्छी है, आपको पार्ट्स वगैरह भी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। और अगर आप Tier 2 सिटी में रहते हो या फिर Tier 3 में रहते हो, गांव में रहते हो ना, तब आपको दिक्कत आने वाली, क्योंकि बिगिनिंग के सर्विस सेंटर ना वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो उनकी जो सर्विस होती है ना, वो बिगिनिंग में ही होती है, तो आपको Tier 1 सिटी में आके बिगिनिंग में ही करवानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देखिए, होंडा CB 350 का जो लाइनअप है, उसका माइलेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इन सब बाइक से ना सबसे ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। हाईवे पे आपको अराउंड 40 तक का माइलेज मिल जाएगा और सिटी में अराउंड आपको 28-30 तक का माइलेज मिल जाएगा। अब हार्ले डेविडसन X440 की बात करते हैं, तो वो बाइक आप तब लो जब आपको एक हार्ले डेविडसन की ही बाइक लेनी है और आपका बचपन से सपना था कि मुझे हार्ले की बाइक लेनी है कभी ना कभी, तो डेफिनेटली फील तो हार्ले डेविडसन का आपको मिल जाएगा। अभी जो नई वाली आई है ना X440T जो है, उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स किए हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, मैंने A to Z सारे अपग्रेड्स बताए हैं। तो मेरे हिसाब से ना वर्थ है, सारे अपग्रेड वर्थ है। बाइक और ज़्यादा बल्की दिखती है, बड़ी दिखती है, सिटी में उसका लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, सिटी में अच्छी खासी मनूवर हो जाएगी, माइलेज आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। सिटी में आपको 25 तक का मिलेगा, 25-26 का मिल जाएगा। हाईवे पे जाओगे तो वो बाइक कुछ लोगों को 40 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज निकाल के दे रही है। अब आते हैं ट्रायम्फ पे। तो ट्रायम्फ आपको क्यों लेनी चाहिए? ट्रायम्फ में ऐसी क्या खास बात है? तो ट्रायम्फ में खास बात है इसका परफॉर्मेंस। आप चाहे इसकी T4 ले लो, चाहे स्पीड 400 ले लो, चाहे स्क्रैम्बलर 400X ले लो। तो T4 जो है ना, स्पीड 400 जैसा ऑलमोस्ट फीलिंग दे देगी, 80% फीलिंग दे देगी, हैंडलिंग में भी और मनूवर करने में भी और लुक्स में भी ना कहीं वो स्पीड 400 से ही इंस्पायर्ड है, तो वैसे ही दिखती है। तो स्पीड 400 के लिए बजट नहीं बन रहा था तो T4 ले लो। एंड स्पीड 400 आप तभी लो जब आपको परफॉर्मेंस निकालना है, ठीक है। ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, हैंडलिंग टॉप नॉच है, इसका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, बाइक का स्मूथनेस टॉप नॉच है, टायर्स ग्रिप वगैरह टॉप नॉच है, लीन वगैरह करना चाहते हो काफ़ी अच्छे से लीन हो जाती है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा निकाल के देती है। मैंने जितनी भी बाइक्स आपको बताई, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स इसके ही लगते हैं और इसका एंगल भी वैसा बनता है, पोस्चर भी वैसा बनता है कि अगर आपको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, तो स्पीड 400 में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है।
इवन स्क्रैम्बलर 400X पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रैम्बलर 400X आप तब लो जब आपको टूरिंग का रिक्वायरमेंट है, आपको 50% यूज़ आपका सिटी में है, 50% टूरिंग है, आपको मिक्स यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप स्क्रैम्बलर 400X लो। तो स्क्रैम्बलर में आप टूरिंग जो है ना स्पीड 400 T4 से बेटर कर पाओगे, बाकी जितनी भी बाइक्स है ना उनसे बेटर कर पाओगे। अब माइलेज की बात करते हैं, T4 का माइलेज थोड़ा सा हल्का सा बेटर मिलेगा आपको। पहले स्पीड 400 की बात करते हैं। इसमें मुझे 21 से 23 किलोमीटर पर लीटर सिटी में मिलता है एंड हाईवे पे 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। एंड T4 में आपको हल्का सा 1-2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा। स्क्रैम्बलर में इतना ही माइलेज मिलेगा जितना स्पीड 400 मिलता है। सो गाइस, सर्विस एंड पार्ट्स की बात करें ना तो देखिए मैं इन सब का सर्विस जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वली होता है। ऑलमोस्ट आपको स्पीड 400 की बात करूँगा तो ये 2500 के आसपास इसका सर्विस होता है, एक एवरेज अगर कॉस्ट की बात की जाए तो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो सर्विस का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज़ होता जाता है। वैसे वैसे आपकी बाइक में ज़्यादा काम आता है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता जाता है। स्पीड 400 के पार्ट्स आपको महंगे मिलने वाले हैं। मेरा एक बार ये मिरर टूट गया था, तो एक साइड का मिरर ही मुझे 1000 के आसपास पड़ गया था, 1100 के आसपास पड़ा था। तो मान के चलो कि अगर आप ट्रैम्प ले रहे हो तो पार्ट्स आपको थोड़े महंगे ही मिलने वाले हैं। होंडा के पार्ट जो है ना वो थोड़े से सस्ते हैं, और रॉयल एनफील्ड वगैरह वो सब के पार्ट जो है ना ऑलमोस्ट स्पीड 400 जैसे ही है। तो गाइज, आपके कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।